हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूजीएम लर्निंग पाठशाला में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसफार्मर की संरचना तथा कार्यविधि। ये क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक साबित होने वाला है। फिजिक्स के हर सेट में किसी न किसी साल ये पूछा ही जाता है और बोर्ड एग्जाम के अलावा ये कम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं। कुछ ना कुछ सवाल इससे पूछ लिया ही जाता है। तो हम स्टार्ट करेंगे इसकी संरचना से और सिद्धांत से। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। ट्रांसफार्मर क्या होता है ये जानेंगे। तो इसमें जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है जिसकी सहायता से हम प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, हम ट्रांसफार्मर के द्वारा लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं या हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मेन काम भी यही होता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए या फिर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, ट्रांसफार्मर इसकी एक फॉर्म को चेंज करता है, लो से हाई में और हाई से लो में। चेंज क्या करता है, तो वो करता है वोल्टेज को। इससे करंट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वोल्टेज को चेंज करता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, वोल्टेज को चेंज करता है। और इसका सिद्धांत क्या है, इसका सिद्धांत है ये अन्योन्य प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये छोटा सा इसका सिद्धांत है, अन्योन्य प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। आप देख सकते हैं कि इसका डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। जैसा कि एक आयताकार प्लेटें हैं जिनके बीच में ये होल है। अब ये बनाया कैसे जाता है वो हम बाद में जानेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि अन्योन्य प्रेरणा का सिद्धांत होता क्या है। जो ट्रांसफार्मर है वो अन्योन्य प्रेरणा के सिद्धांत पे कार्य करता है। उससे पहले हमें अन्योन्य प्रेरणा के सिद्धांत के बारे में जानना पड़ेगा। अन्योन्य प्रेरणा का सिद्धांत कहता है कि जब दो कुंडलियों को एक दूसरे के पास रखा जाता है और अगर एक कुंडली में धारा प्रभावित हो रही है तो दूसरी कुंडली में भी धारा प्रभावित होने लगेगी। ये कहता है अन्योन्य प्रेरणा का सिद्धांत। अब हम इस सिद्धांत को जरा ध्यान से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये दो कुंडलियां हैं, एक पैन ये है एक पैन ये, इन दोनों को हम एक एक कुंडली मान लेते हैं। मान लेते हैं कि इस वाले पैन में धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके पास रखे दूसरे वाला ये पैन या कुंडली है तो उसमें भी ऑटोमेटिक धारा प्रवाहित होने लगेगी। वो कैसे होने लगी, अब हमें ये समझना है। जब हम इस वाले कुंडली को हम धारा से कनेक्ट करेंगे या परिपथ से जोड़ेंगे, इसमें धारा प्रवाहित होगी तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ये तो आप लोग जानते ही हैं, जब किसी धारावाही चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तो इसके पास रखे दूसरी कुंडली में वैद्युत फ्लक्स के मान में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। जब इसमें वैद्युत इसके इसके वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से आप जानते ही हैं कि एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तो उससे धारा प्रवाहित शुरू हो जाती है। ये तो आपने फैराडे के विद्युत चुंबकीय नियम में पढ़ा ही था। तो सेम वही प्रोसेस में भी है कि जब एक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो दूसरी कुंडली में ऑटोमेटिक धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। वो क्यों हो जाती है, क्योंकि जब इसमें धारा प्रवाहित होगी इसके चारों एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तो सेकंड वाली कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। जब परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा तो उसमें एक इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा और विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा तो उसमें एक विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। तो यही है इसका मेन सिद्धांत। तो आप समझ गए होंगे कि अन्योन्य प्रेरणा का सिद्धांत होता क्या है। अन्योन्य प्रेरणा सिद्धांत के बारे में आप समझ गए हैं। अब हम चलते हैं इसकी संरचना की ओर। तो इसकी संरचना क्या कहती है, इसकी संरचना कहती है कि इसमें नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर आयताकार पटलित क्रोड बनाते हैं। अब क्या समझना है, इसको बनाते कैसे। अगर हम चाहें तो एक मोटी सी आयताकार क्रोड ले सकते हैं, पर हम ऐसा नहीं करते हैं। हम इसमें पतली पतली आयताकार पत्तियां लेते हैं, उसके ऊपर उसके बाद हमें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कराते हैं। ओवरलैप का मतलब होता है पटलित, एक के ऊपर एक रखना कहते हैं ओवरलैपिंग। एक के ऊपर एक रखकर हम आयताकार क्रोड बनाते हैं तथा उस पर तांबे के तार लपेट कर दो अलग अलग कुंडलियां बनाते हैं। अब हम चलते हैं डायग्राम की ओर। जैसा कि आपके सामने ये डायग्राम बना हुआ है, आयताकार घन के रूप में है, बीच में ये खोखला है, इसमें बीच में आर पार ये छेद है। किया क्या है, ये आप देख रहे हैं, इसमें बहुत सारी आयताकार नरम लोहे की पत्तियां लगी हुई हैं या कहो पत्तियां लगी हुई हैं जो कि आयताकार है और बीच में इनमें छेद है। तो ये आर पार आप देख सकते हैं। ये 3D डायग्राम बना हुआ है कॉपी पर, 3D एनिमेशन तो नहीं है पर 3D डायग्राम में आप देख सकते हैं।
उसके बाद हमने छोटी छोटी आयताकार कुंडलियों को जोड़ा है और हमने इनको आपस में जोड़ दिया। उसके बाद हमने किया है, एक यहाँ पर कुंडली बनाई है लेफ्ट साइड और एक हमने राइट साइड कुंडली बनाई है, जो कि हमने तांबे के तारों को आपस में लपेट कर बनाई है। उसके बाद हमने किया है, जो प्राथमिक कुंडली है उसको एक एसी सर्किट से या एसी करंट से जोड़ दिया है। इसमें हमने एसी धारा प्रभावित कर दी है। जब इसे हमने पी से दर्शाया क्योंकि इसे प्राइमरी कॉइल है, और इसे एस से दर्शाया क्योंकि ये सेकेंडरी कॉइल है। जैसा कि यहाँ लिखा है प्राथमिक कुंडली और ये द्वितीय कुंडली, तो यहाँ पे लिखा है ट्रांसफार्मर। और ये पत्तियां हैं, ये नर्म लोहे की प्लेटें हैं, नर्म लोहे की प्लेटों को आपस में हमने जोड़ दिया है। आपके सामने डायग्राम बनके तैयार हो गया। ठीक इसी प्रकार से होता है और ऊपर से कवर चढ़ा होता है, तो इंटरनल डायग्राम ठीक इसी प्रकार से होता है। तो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो प्राथमिक कुंडली को एसी वोल्टेज स्रोत से जोड़ देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ एसी वोल्टेज, और ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ट्रांसफार्मर का यूज सिर्फ और सिर्फ एसी वोल्टेज को लो और हाई करने के लिए यूज किया जाता है। जब डीसी करंट होता है तो डीसी करंट में हम ट्रांसफार्मर का यूज नहीं करते हैं, केवल एसी करंट की कंडीशन में ही हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो सर आपने ट्रांसफार्मर पढ़ लिया कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। उसके बाद में आपने जाना कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है। उसके बाद आपने जाना कि संरचना कैसे बनाई जाती है ट्रांसफार्मर की, और डायग्राम आपके सामने है। अगर बोर्ड एग्जाम में ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा जाता है, वर्किंग प्रोसेस, संरचना या सिद्धांत के बारे में पूछा जाता है, तो आपको ठीक इसी प्रकार से स्टार्ट करना है। उसके बाद आपको इसकी कार्य प्रणाली की ओर चलते हैं। अब हम चलते हैं इसकी कार्य प्रणाली की ओर, कि कार्य प्रणाली कैसे की जाती है, ये वर्क कैसे करता है। अब तक हमने सिद्धांत, संरचना और इसके उपयोग के बारे में जाना, तो हम चलते हैं इसकी उसके कार्य प्रणाली की ओर। अब हम यहाँ लिखते हैं वर्किंग प्रोसेस। अब हम बनाएंगे इसकी, अब हम लिखेंगे इसकी कार्य प्रणाली। इसकी कार्य प्रणाली बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जब तक आपको इसकी कार्य प्रणाली नहीं पता होगी तब तक आप ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसकी जो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होते हैं वो इसकी वर्किंग प्रोसेस पे ही डिपेंडेंट होते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इसकी कार्य प्रणाली का पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये फैराडे के नियम पे कार्य करता है, तो यहाँ लिखेंगे फैराडे के नियम अनुसार। क्या लिखेंगे? फैराडे के नियमानुसार। अब हम फैराडे के नियमानुसार चलते हैं। अब फैराडे के नियम लगाते हैं हम पहले प्राइमरी कॉइल पे। यहाँ पे आपके सामने प्राइमरी कॉइल बनी हुई है, तो पहले हम फैराडे के नियम लगाते हैं, वो प्राइमरी कॉइल पे लगाते हैं। आपको प्राइमरी कॉइल दिखाई दे रही है, या कहो ये प्राथमिक कुंडली है। तो प्राथमिक कुंडली पे हम पहले फैराडे का नियम लगाते हैं। तो फैराडे का नियम क्या कहता है कि उत्पन्न वैद्युत वाहक बल, यहाँ लिखेंगे प्राथमिक कुंडली पर, पहले लिख लेते हैं प्राथमिक कुंडली पर। अब हम पहले प्राथमिक कुंडली पर फैराडे का नियम लगाएंगे। तो फैराडे का नियम कहता है उत्पन्न वैद्युत वाहक बल वो नेगेटिव बराबर होता है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉइल्स। नंबर ऑफ कॉइल्स मतलब कि फेलों की संख्या कितनी है। तो उसके बाद प्राइमरी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा फाई क्या है यहाँ पे? चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन, और डेल्टा टी क्या है? समय के मान में परिवर्तन। इसे मान लेते हैं समीकरण संख्या 1। हमने प्राथमिक कुंडली पर हमने फैराडे का नियम लगा दिया, जैसा कि आपके सामने है। वैद्युत वाहक बल बराबर है नेगेटिव प्राथमिक कॉइल में फेरों की संख्या डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन। अब हम फैराडे का नियम लगाते हैं द्वितीय कुंडली पर, तो लिखते हैं यहाँ पे द्वितीयक कुंडली पर, द्वितीय कुंडली पर फैराडे का नियम लगाने का। अब हम द्वितीय कुंडली पर फैराडे का नियम लगाते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं पी, क्योंकि प्राइमरी कॉइल पर उत्पन्न वैद्युत वाहक बल है। तो यहाँ पे लिखते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई एस, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल पे लगा रहे हैं। ई एस बराबर हो माइनस, क्योंकि विरोध करता है इसलिए हमने उत्पन्न वैद्युत वाहक बल होता है वो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन का विरोध करता है, इसीलिए हम यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह लेते हैं। हमने आपको फैराडे के नियम में समझाया था। आपने अगर नहीं देखी फैराडे वाली वीडियो तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके
फैराडे के नियम वाली वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको फैराडे के दोनों नियम को अच्छे से समझाया है। तो चलो अभी इस टॉपिक पे आते हैं। तो ये किसके बराबर होगा, एक फेरों की संख्या सेकेंडरी कॉइल में और डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, इसको मान लेते हैं समीकरण संख्या 2। ये कैसे आया, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स इन सेकेंडरी कॉइल इक्वल टू माइनस एन एस सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या अपॉन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन बराबर डेल्टा टी। इसको मान लिया हमने समीकरण संख्या 2। अब इसको समीकरण संख्या 2 मानने के बाद हमें करना क्या है, समीकरण 1 से समीकरण 2 को भाग देनी है। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भागते हुए लिखते हैं समीकरण संख्या 1 भाग समीकरण संख्या 2। तो यहाँ पे क्या आएगा, ई पी अपॉन ई एस माइनस एन पी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी अपॉन माइनस एन एस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये समीकरण 1 को जब हमने समीकरण 2 से भाग दी तो ये हमारे सामने आ गया है। और डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी दोनों में है, तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी से डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे बचेगा क्या, ई पी अपॉन ई एस बराबर माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा एन पी अपॉन एन एस। ये हमारे सामने एक इक्वेशन निकल के आई है, ई पी अपॉन ई एस बराबर होता है एन पी अपॉन एन एस। ये जो इक्वेशन होने वाली है ये न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो कि इस इक्वेशन पे आधारित होते हैं। तो ई पी अपॉन ई एस बराबर एन पी अपॉन एन एस। ई पी क्या है, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स इन प्राइमरी कॉइल, और ई एस क्या है, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स इन सेकेंडरी कॉइल, और एन टी क्या है, नंबर ऑफ कॉइल्स इन फर्स्ट कॉइल्स, और यहाँ पे एन एस क्या है, दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या। तो ये तो आप समझ गए होंगे। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे निकालना है हमें, अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, ट्रांसफार्मर की शक्ति। ट्रांसफार्मर की शक्ति क्या होगी, ये तो जानते हैं कि जितनी शक्ति ट्रांसफार्मर की इनपुट करेगी उतनी ही शक्ति ट्रांसफार्मर से आउटपुट होगा। तो यहाँ पे निकालते हैं ट्रांसफार्मर की शक्ति। तो ट्रांसफार्मर की शक्ति क्या बराबर होगी, ट्रांसफार्मर की इनपुट पावर अपॉन ट्रांसफार्मर की आउटपुट पावर। तो यहाँ पे लिखते हैं आगम शक्ति बराबर निर्गत शक्ति, इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर। तो यहां से क्या निकल के आएगा, इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर में यहाँ पे पी 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 लिख लेते हैं क्योंकि प्राइमरी कॉइल से, और पी एस लिखते हैं पावर सेकेंडरी कॉइल से। तो पी बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है वी आई, और सेकेंडरी कॉइल के लिए क्या लगेगा, वी एस इंटू आई एस सेकेंडरी कॉइल के लिए। अब यहां से क्या निकल के आएगा, आई सॉरी यहाँ पे ये पी होने वाला है, यहां से आएगा आई पी अपॉन आई एस इक्वल टू वी एस अपॉन वी पी। तो ये आपके सामने ट्रांसफार्मर की इनपुट इक्वल टू ट्रांसफार्मर की आउटपुट को हमने जब सॉल्व किया तो ये आपके सामने इक्वेशन निकल के आई। ये इक्वेशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है न्यूमेरिकल्स के लिए। ये दो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम में पूछे आते हैं। तो आपको दोनों इक्वेशन जानना बहुत जरूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का हमने अब तक कार्य प्रणाली तो समझ ली, वर्किंग प्रोसेस समझ ली। अब हम समझने जा रहे हैं कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। अब ट्रांसफार्मर के प्रकार के बारे में हम जानने जा रहे हैं। तो ट्रांसफार्मर के प्रकार के बारे में जानते हैं। अब हम जानते हैं ट्रांसफार्मर के प्रकार के बारे में। तो आपके सामने ये लिखा हुआ है ट्रांसफार्मर के प्रकार। तो ट्रांसफार्मर के प्रकार को देखते हैं। अब ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर ऊंचाई ट्रांसफार्मर, और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जिसे बोलते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई का मतलब होता है नीचे से ऊंचाई की ओर बढ़ना, और अपचाई का मतलब होता है ऊंचाई से नीचे की ओर बढ़ना। तो इसमें हम चेंज क्या करते हैं, वोल्टेज। तो सीधी सी बात है, इसमें हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे और वोल्टेज को घटाएंगे। इसमें धारा के मान से कोई भी मतलब नहीं है। स्टेप अप का मतलब है नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना, मतलब
ये लो वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा को हाई वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है। स्टेप अप का मतलब है लो वोल्टेज की एसी करंट को हाई वोल्टेज की एसी करंट में चेंज करता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये हाई वोल्टेज के एसी करंट को लो वोल्टेज के एसी करंट में चेंज करता है। बस आप नाम से ही समझ रहे हैं कि क्या होगा। स्टेप अप का मतलब है मतलब कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज करना है, और स्टेप डाउन का मतलब है कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में चेंज करना है। उसके बाद जानते हैं कि स्टेप अप और स्टेप डाउन में दूसरा अंतर क्या होता है। पहले तो हमने वोल्टेज के आधार पर परिवर्तन अंतर देख लिया कि लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में और हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में चेंज कर रहा है। अब दूसरा हम जानते हैं क्या होता है, जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसमें प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या होती है वो कम होती है सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या से। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो सेकेंडरी कॉइल होती है उसमें फेरों की संख्या ज्यादा होती है। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जो प्राथमिक कुंडली होती है उसमें फेरों की संख्या ज्यादा होती है सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना है कि कौन से ट्रांसफार्मर में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में ज्यादा होती है और कौन से ट्रांसफार्मर में कुंडली फेरों की संख्या सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा होती है। तो ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप स्टेप डाउन और स्टेप अप में डिफरेंस बता पाएंगे। अगर आपको हमारा ये टॉपिक समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हम क्लास 12 के फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक लाते रहेंगे ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।